नमस्कार, खास खबर .com में आपका स्वागत है। बीजेपी ने 58 नामों की तीसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची पे चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है एडिटर इन चीफ गिरिराज अग्रवाल जी। गिरिराज जी, 58 नामों की सूची में आपने क्या खास देखा? ये शुक्ला जी, जो 58 नामों की तीसरी सूची बीजेपी ने जो जारी की है, इसमें जो अपन देखेंगे अब तक जो 182 नाम बीजेपी घोषित कर चुकी है, तो इससे एक मैसेज तो साफ तौर पर ये दिख रहा है कि बीजेपी इस चुनाव को हिंदुत्व की तरफ ले जाना चाहती है और इसको जो है हिंदुत्व के एजेंडे पे बीजेपी चुनाव लड़ना चाह रही है। क्योंकि इस अब तक जो 182 नाम घोषित किए गए हैं, इन 182 नामों में एक भी मुस्लिम समुदाय का कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ है। अगर बीजेपी की हम पिछले चुनाव की भी बात करें तो आपको ध्यान होगा, पिछले चुनाव में भी लास्ट मोमेंट पे जो है टोंक से यूनुस खान को टिकट दिया गया था। इस बार उनका भी नाम नहीं है। वो हालांकि डीडवाना टिकट मांग रहे थे पर उनको टिकट नहीं दिया गया है। तो इससे ये लग रहा है कि बीजेपी की जो सूची आई है और बीजेपी ने जो कैंडिडेट उतारे, तो पूरी तरह ये हिंदुत्व के एजेंडे पे बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है। मेरा सवाल ये भी था कि 58 नामों में कौन सा चौंकाने वाला, जैसे कि हवा महल में चौंकाने वाला नाम सामने आया है? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो आज 58 नाम जो घोषित हुए हैं, इसमें हवा महल में से जो बाल मुकुंदाचार्य जी को घोषित किया है, ये एक चौंकाने वाला नाम है। अब तक के अगर आप नज़र डालें इस पूरी सूची पे, तो बीजेपी 3 संतों को जो टिकट दे चुकी है। ये भी संत हैं और संतों को, साध्वियों को हमेशा राजनीति में लाने में बीजेपी आगे रही है। उनको महत्वपूर्ण पदों पे जो है बैठाने में आगे रही है। जैसे कि अपन योगी आदित्यनाथ जी की बात करें तो वो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं। महंत बालक नाथ को बीजेपी अभी तिजारा से चुनाव लड़ा रही है, इस बार घोषित किया है। ऐसे ही पोखरण से प्रतापपुरी जी को मैदान में बीजेपी ने उतारा है और आज बाल मुकुंदाचार्य जी को भी इन्होंने चुनाव मैदान में उतारा है। तो बीजेपी पूरी तरह हिंदुत्व के एजेंडे पे काम कर रही है, हिंदुत्व के एजेंडे पे चलना चाहती है, संतों महंतों को राजनीति में आगे लाना चाहती है। तो इसमें ये बाल मुकुंदाचार्य जी का जो नाम है आज वो चौंकाने वाला है। लेकिन एक जो चर्चा चलेगी, आम चर्चा की, अब 58 नामों में किसकी चली? क्या वसुंधरा गुट हावी रहा? नहीं, इसमें ऐसा नहीं है कि वसुंधरा गुट हावी रहा है। इसमें कुछ जो पुराने मंत्रियों को नाम दिए गए, जो नाम आ रहे हैं, वो चूँकि वसुंधरा जी की कैबिनेट में मंत्री थे और उनके साथ में रहे थे, तो चाहे बाबूलाल ये गजेंद्र सिंह खीवसर का नाम है, चाहे प्रभुलाल सैनी जी का नाम है, या और भी जिन लोगों को टिकट मिला, सुरेंद्र पाल जी का नाम है, तो उन लोगों को वो विधायक होने के नाते भी उनकी दावेदारी थी पहले से और पार्टी में उनका कद भी था। तो इसको ऐसा नहीं माना जा सकता कि वसुंधरा गुट हावी रहा है। वसुंधरा जी के साथ कैबिनेट में मंत्री जरूर थे वो लोग, तो इसलिए इस नाते भी उनको टिकट दिया गया। पर इस सूची से ऐसा नहीं लगता कि इसमें वसुंधरा जी को बहुत ज़्यादा कोई महत्व मिला है। ये सब मिली जुली संगठन की सूची लगती है। यूनुस खान को आखिर टिकट क्यों नहीं दिया गया? अभी तक डीडवाना से दावेदारी कर रहे थे, तो आपको लगता नहीं कि यूनुस खान और राजपाल सिंह शेखावत जो वसुंधरा के खास है, अशोक परनामी जी, कोई कई सीटें भी रुकी हुई है, तो आपको क्या लगता है कि इन जो वसुंधरा के खास समर्थक हैं, इनको क्या एडजस्ट किया जाएगा या चुनाव के बाद एडजस्ट किया जाएगा जीतने पर, अगर भाजपा जीतती है तो? ये देखिए, ये बीजेपी की एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा भी हो सकता है कि जैसा आपने कहा कि वसुंधरा जी के लोगों को एडजस्ट नहीं किया। अभी जो दूसरी सूची पहले आई थी उसमें कई लोगों को एडजस्ट किया गया था। बीजेपी ने पूरा मैसेज दिया राजस्थान में कि वसुंधरा जी को पूरी तरह इग्नोर नहीं किया गया, उनके लोगों को टिकट दिए हैं, उनकी बात रखी जा रही है। जहाँ जो एडजस्टेबल है, जो जीत सकता है, उसको उन्होंने एडजस्ट किया है। बीजेपी दोनों पार्टियों में ये आप जानते हो कि एक ही क्राइटेरिया होता है, वो है विनेबिलिटी। जो जीत सकता है उसको टिकट दो पहले। अब जो आप बात कर रहे हैं कि जैसे अशोक परनामी जी की, तो अभी आदर्श नगर की जो सीट है वो घोषित नहीं हुई है। अब उसको भविष्य के घर में बीजेपी देगी नहीं देगी, वो वसुंधरा जी कितना दबाव बना पाती हैं, वो अलग बात है। जहाँ तक आपने बात की इनके यूनुस खान जी की, तो यूनुस खान जी के टिकट कटने की वजह कोई और नहीं है। मुझे जो लगता है वो यही है कि बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पे जाना चाहती है और हिंदुत्व के एजेंडे को आगे रखना चाहती है। हो सकता है जब बीजेपी सरकार बने यहाँ पे और बीजेपी सत्ता में आ जाए, उनको राज मिल जाए, तो यूनुस खान जी को किसी अहम पद पे या कहीं पे उनको एडजस्ट करे या आगे उनको लेकर के आए। बट अभी तो वो हिंदुत्व के एजेंडे पे बीजेपी जाना चाहती है, इससे ऐसा लगता है मुझे। एक पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल ने भी भाजपा ज्वाइन की थी बीते दिनों, अभी उनका टिकट भी, क्या उनको टिकट मिल सकता है? किशन पोल से दावेदारी कर रही है, आपको लगता है कि उनकी दावेदारी मजबूत है किशन पोल से?
देखिए, जाहिर है कि राजनीति में जो भी आदमी आता है वो चुनाव लड़ना उसका पहला एजेंडा होता है, चुनाव लड़ना ही चाहता है। ज्योति खंडेलवाल जयपुर की पहली मेयर रह चुकी हैं, वो लगातार लोकसभा का चुनाव कांग्रेस से लड़ चुकी हैं और वो लगातार कांग्रेस में पहले दबाव बना रही थी कि उनको टिकट दिया जाए किशनपोल से। अब जब उनके किशनपोल से टिकट मिलने की संभावनाएं वहाँ छीण हो गई तो उनको दूसरा मंच बीजेपी का लगा। जाहिर है जब बीजेपी ज्वाइन किए तो किसी न किसी कंडीशन पे उन्होंने ज्वाइन की होगी, कोई बात उनकी हुई होगी कि भाई उनको टिकट मिलेगा। तो अभी हालांकि किशनपोल का टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ है, पर इस बात की संभावनाएं ज़्यादा मानी जा रही है कि बीजेपी ज्योति खंडेलवाल को किशनपोल से विधानसभा का चुनाव लड़ा सकती है। आपकी नज़र में क्या हवा महल सीट से कोई इस तरह के चौंकाने वाला नाम आने की उम्मीद थी? जैसे कि चर्चा चल रही थी कि कई नाम सामने आ रहे थे, सुरेंद्र पारिक पूर्व विधायक है वहाँ के, वो भी दावेदारी जता रहे थे, और भी कई अन्य नेता थे। लेकिन जैसे हवा महल सीट से चौंकाने वाला नाम आया है, इस तरह अभी 18 सीटें और बची है। जैसे कि आपने आदर्श नगर विधानसभा सीट की बात करी और किशनपोल विधानसभा सीट भी अभी बची हुई है। तो आपको लगता है कि बीजेपी आने वाले दिनों में 18 नामों की सूची में कई चौंकाने वाले नाम दे सकती है? हाँ, जो आपने जैसा कहा बिल्कुल ठीक है कि अब जो 18 लोगों की जो सूची आनी है 18 सीटों की, उसमें बीजेपी एक दो और चौंकाने वाले नाम दे सकती है, क्योंकि जो अब बीजेपी के पास जो वही सीटें बची हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मारामारी है या बीजेपी के जीतने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे, तो वो सोच समझ करके कैंडिडेट का फैसला करेगी। जैसे कि हवा महल की बात की आपने कि हवा महल में चौंकाने वाला नाम आया है, तो सुरेंद्र पारिक वहाँ से पहले रह चुके हैं विधायक हवा महल से, और हवा महल को लेकर के बहुत सारे लोग दावेदारी कर रहे थे, बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे थे। जैसे हवा महल से राघव शर्मा जो जिला अध्यक्ष है उनका भी नाम चल रहा था कि वो भी हवा महल में मांग रहे हैं, और भी कई लोगों के नाम आ रहे थे। तो बीजेपी ने संभव थे उन सबको दरकिनार करते हुए ये संत को आगे लेके आए हैं, ताकि उनको ये लगे कि कंट्रोवर्सी भी ना हो, विरोध भी ना हो, और नए आदमी को वहाँ पे चुनाव लड़ा दिया जाए। एक सीट और बड़ी वीवीआईपी है, सिविल लाइंस, उसमें बीजेपी किसको उतार सकती है? क्योंकि अभी अशोक लाहौटी भी है, बचे हुए हैं, राजपाल सिंह शेखावत भी है, और बड़ी वीवीआईपी सीट है ये, क्योंकि आपको पता है राजभवन भी यहीं है, मुख्यमंत्री का निवास भी यहीं है। तो आपको क्या लगता है कि भाजपा की तरफ से यहाँ भी हवा महल की तरह कोई नया नाम आ सकता है? बिल्कुल, आपने जैसे जो बात की है कि इस समय सिविल लाइन सीट जो है बहुत ही हॉट सीट बनी हुई है, और इस पर जो इस संभवतः जो झोटवाड़ा और सांगानेर में जो विरोध हो रहा है प्रत्याशियों का, उसकी वजह भी यही सीट है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि झोटवाड़ा राजपाल सिंह झोटवाड़ा से वो टिकट मांग रहे थे, उनका टिकट कट गया, तो जाहिर है कि वो चाहते हैं उस विरोध के दम पे कि बीजेपी उनको एडजस्ट करे और उनको सिविल लाइन लड़ा दिया जाए। दूसरा, जैसे अशोक लाहौटी हैं, अशोक लाहौटी भी सांगानेर टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनका टिकट कट गया, वो सिविल लाइन में एक बार पहले लड़ चुके हैं, तो जाहिर है कि वो भी पुराने दम पे या अपने पुराने बेस के आधार पे अपने यहाँ पे दावेदारी करें कि उनको टिकट मिल जाए। एक और नाम, एक अरुण चतुर्वेदी भी हवा महल से पूरे दावेदार हैं, वो यहाँ से चुनाव जीत के मंत्री भी रह चुके हैं पिछली सरकार में, तो उनके दावेदारी भी इसमें सिविल लाइन्स पे बहुत मजबूत मानी जा रही है। और भी इस सीट के लिए और नाम चल रहे हैं, जैसे आरएसएस से एक प्रताप भानु का नाम सामने आ रहा है कि भाई प्रताप भानु को भी सिविल लाइन्स में एडजस्ट किया जा सकता है, उनको वो भी टिकट मांग रहे हैं। और अभी जो चर्चा चल रही थी कि कोई केंद्र से भी केंद्रीय नेतृत्व अपना आदमी भी यहाँ पे उतार सकता है, क्योंकि ये बहुत हॉट सीट है, तो इसलिए हवा महल ये सिविल लाइन्स जो सीट है इस पर कोई ना कोई चौंकाने वाला नाम आ सकता है। गिरिराज जी, भाजपा की तो बात हो गई, अगर हम कांग्रेस की बात करें, आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी, जैसे कि हवा महल सीट है, महेश जोशी का अभी तक नाम नहीं आया है, इसी तरह अन्य सीटें उन पर अभी तक जैसे धर्मेंद्र राठौड़ का नाम है वो भी सामने नहीं आया है, शांति धारीवाल उनका भी अभी तक लिस्ट में नाम नहीं आया है। ये जो प्रमुख 3 नाम मैंने आपको बताया, इनको लेके कांग्रेस में क्या उलझन हो रही है? देखिए, जो उलझन बीजेपी में है वही उलझन कांग्रेस में भी है। कांग्रेस में भी आपको जैसे पता है कि खींचतान चल रही थी नामों को लेके, पहले सचिन पायलट जी के और अशोक गहलोत जी के बीच में खींचतान थी, वो मामला जैसे तैसे सेंट्रल केंद्रीय नेतृत्व ने सेटल किया है, वो राजी हो गए। लेकिन अभी भी कुछ नामों को लेकर के, आपने भी पढ़ा होगा, बीच में चर्चा भी आई थी कि बड़े नेताओं के साथ में सीएम साहब की कुछ और टॉक भी हो गई थी कुछ नामों को लेकर के, या कहा सुनी भी हो गई थी, पर वो भी कुछ नामों पर अड़े हुए हैं
तो ये खींचतान अभी कांग्रेस में भी अंदरूनी तौर पे बहुत ज़्यादा चल रही है, और नए जो नाम आ रहे हैं उनका विरोध भी हो रहा है, लेकिन कांग्रेस ने विरोध कम से कम हो इसको देखते हुए जो मुख्यमंत्री जी ने जो फार्मूला अपनाया है कि जो सिटिंग है उसको टिकट दे दिया जाए, तो वो सिटिंग और गेटिंग वाला जो फार्मूला है वो कांग्रेस पूरी तरह चला रही है। लेकिन ये फार्मूला कितना कारगर हो पाएगा चुनाव में, तो ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मैं जो पिछले 2-3 चुनाव का जो अनुभव बता सकता हूँ कि जब भी हमेशा लगभग मुख्यमंत्री यही फार्मूला अपनाते हैं कि जो सिटिंग है उसका टिकट ना काटा जाए, लेकिन वो फार्मूला हर बार उनका फेल साबित हुआ, वो मतलब कारगर साबित नहीं हुआ है। तो टिकट कुछ ना कुछ बदले ही जाते हैं। पर जैसा कि मुख्यमंत्री जी स्पष्ट भी कर चुके हैं कि जहाँ कोई मौजूदा विधायक के सामने कोई मजबूत विकल्प है तो ही टिकट बदला जाएगा, नहीं तो उसका टिकट नहीं बदला जाएगा। लेकिन यहाँ अब एक सवाल ये भी है कि इस बार जो विधायकों के खिलाफ जितनी ज़बरदस्त नाराज़गी उभर के आई है, जितने करप्शन के चार्जेज उन पर लगे हैं, जितना विरोध उनके इलाके में हुआ है, उसके बावजूद भी उनको फिर से मैदान में उतारा है, पार्टी ने भरोसा किया है। तो अब लोग उन पर कितना भरोसा कर पाएँ, पार्टी का भरोसा करना तो ठीक है, मुख्यमंत्री जी का भरोसा करना ठीक है, लेकिन चुनाव में सबसे बड़ा जो विश्वास है या भरोसा है वो है वोटर का। वोटर उन पर कितना भरोसा कर पाएगा ये चुनाव के नतीजे ही बता पाएंगे। एक मेरा आखिरी सवाल यह है कि आपने बीजेपी की 58 नामों की सूची देखी, 182 नाम घोषित हो चुके हैं, कांग्रेस के भी घोषित हो चुके हैं, तो आपको लगता नहीं कि कांग्रेस और भाजपा परिवारवाद की राजनीति कर रही है? ये देखो अभी इसीलिए जो है परिवारवाद की जो आपने बात करी है कि परिवारवाद का आरोप ना लगे, इसीलिए कांग्रेस ने कुछ पुराने लोगों को ही टिकट दिए हैं जो बेटों के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मानो श्री माधोपुर से दीपेंद्र सिंह शेखावत है, विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, वो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हीं को मैदान में उतारा है, दीपेंद्र सिंह शेखावत जी को। तो इसलिए परिवारवाद का भी आरोप ना लगे, इसलिए इस पूरी कोशिश की जा रही है कि जो सिटिंग है उन्हीं को दिया जाए, और इससे दोनों ही पार्टियां बचने की कोशिश कर रही हैं। बहुत कहीं एक आध जगह अपवाद हो सकता है या एक मजबूरी हो सकती है कि जैसे कि रामेश्वर डोडी जी की तबीयत खराब थी, उनकी पत्नी को टिकट दिया कांग्रेस ने, तो ऐसा कोई एग्जाम्पल एक आध जगह हो सकता है जहां परिवार के लोगों को टिकट दे दिया जाए। बाकी अब पार्टियां परिवारवाद से बचने की कोशिश कर रही हैं। गिरिराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खास खबर .com में बस इतना ही, धन्यवाद।